जय हिंद बच्चों, मेरा नाम शिवम जैन। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल द मास्टर्स बैचलर्स फिज़िक्स में, जहां आपको कंटेंट के साथ साथ यह भी बताया जाता है कि आपको एग्ज़ाम में क्या और कैसे लिख कर आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देखकर अपने नोट्स बना सकें और एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। तो आइए उसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे क्लास 12th यूनिट नंबर 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट के चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिंग करंट के एक और नए इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली एन इंडक्टर, या फिर इसका दूसरे नाम से जाना जाता है प्योर इंडक्टिव सर्किट। अगर आपको याद हो तो इस हेडिंग को पढ़कर हमें कुछ याद आ रहा है, ऐसा हमने पहले भी कुछ पढ़ा है। क्या पढ़ा है? अगर आपको याद हो तो हमारी प्रीवियस वीडियो में हम एक टॉपिक कवर कर चुके हैं, दैट इज एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली रेसिस्टर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था? उसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि कोई भी एक ऐसा सर्किट जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, रेसिस्टर होगा, तो उसके अंदर जाने वाले ईएमएफ और करंट के बीच में रिलेशनशिप कैसी होगी, आपने उसके अंदर वो पढ़ा था। तो वहाँ पे हमें कंक्लूजन क्या मिला था? वहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक की बात करूँ तो हमें वहाँ पे कंक्लूजन मिला था कि अगर ईएमएफ की वैल्यू हो जाए E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो वहाँ पे हमारी करंट की वैल्यू भी आई थी आई नॉट साइन ओमेगा टी, यानी कि दोनों के बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होता, दोनों साथ साथ चलते हैं। जहाँ पे करंट मैक्सिमम होता है वहीं पर ईएमएफ भी मैक्सिमम होता है, जहाँ पर ईएमएफ जीरो होता है वहाँ पर करंट भी जीरो होता है। इसके बारे में हम अपना कंप्लीट डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो के अंदर। तो अगर आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझना है तो पहले आप जाकर प्रीवियस वीडियो को कंप्लीट करें, उसके बाद आपको आज की वीडियो में मजा आएगा। अगर बात करें आज के इस टॉपिक की, देखो आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको एक ऐसी टिप्स देने वाला हूं, इस टॉपिक की ऐसी एक टिप देने वाला हूं कि उसको लगाने के बाद आप इस टॉपिक को ऐसे कर देंगे चुटकी बजाते ही। तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इस टॉपिक की, तो टॉपिक का नाम हमारा क्या है? एसी सर्किट कंटेनिंग ए इंडक्टर। क्या मतलब है, जरा पहले इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन ले लें हमें। क्या कि हमारे पास एक इंडक्टर होगा। इंडक्टर किसको बोलते हैं? इंडक्टर बोलते हैं इसको। यह आपने पढ़ रखा है हमारे प्रीवियस चैप्टर की, जो आपके पास वीडियो अवेलेबल है, जाकर आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की जो प्लेलिस्ट अवेलेबल है ना, उसमें तो एक इंडक्टर है हमारे पास ये रहा, और इस इंडक्टर में आपने क्या लगाया हुआ? एक एसी सोर्स लगा हुआ, दैट इज दिस। एसी सोर्स की वैल्यू कितनी होती है? E इज इक्वल टू होती है ई नॉट साइन ओमेगा टी। जब एक इंडक्टर लगाया हुआ है और उस इंडक्टर का इंडक्टेंस है हमारा कैपिटल L, और आपने उसको एक ज्वाइन करा हुआ है किससे? एक एसी सोर्स से, तो जाहिर सी बात है सर्किट क्लोज है तो करंट भी फ्लो करेगा। यहाँ पे करंट भी क्या करेगा? फ्लो करेगा। तो अब वो करंट जो फ्लो कर रहा है उसके फ्लो करने की या फिर उसकी इक्वेशन क्या होगी, हमें वो देखना है। यानी कि हमें ये चेक करना है कि जब इसके अंदर जो करंट जाने वाला है वो करंट ईएमएफ के साथ साथ चलेगा, या करंट ईएमएफ से आगे निकल जाएगा, या करंट ईएमएफ के पीछे रह जाएगा। यानी कि होगा क्या उस करंट के साथ, हमें उसी टॉपिक को इसके अंदर कवर करना है। तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, आइए देखते हैं। अगर हमें लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे? तो नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली एन इंडक्टर, यानी कि एक ऐसा सर्किट जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या है? आपका इंडक्टर है, या फिर दूसरा नाम क्या होता है इसका? प्योर इंडक्टिव सर्किट, यानी कि एक ऐसा सर्किट जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या है? इंडक्टर है। बात एक ही, बस नाम अलग अलग है। कंसिडर ए सर्किट कंटेनिंग अ प्योर इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस कैपिटल L कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स हुज ईएमएफ इज गिवन बाय। यानी कि हमने सबसे पहले माना कि हमारे पास एक सर्किट है जिसके अंदर क्या लगा हुआ? जिसके अंदर लगा हुआ है आपका एक इंडक्टर। क्या लगा हुआ? आपका एक इंडक्टर, ठीक है। और इस इंडक्टर को हमने किससे कनेक्ट किया हुआ है? एक एसी सोर्स से। किससे कनेक्ट किया हुआ आपने? एक एसी सोर्स से। और इस एसी सोर्स का जो ईएमएफ है वो कितना है हमारा? E इज इक्वल टू ई नॉट साइन
ओमेगा टी। ये तो सबको पता है भाई, ईएमएफ यही होता है, अल्टरनेटिंग ईएमएफ। जो इंडक्टर आपने लगाया है उसका इंडक्टेंस कितना मान लिया आपने, कैपिटल एल मान लिया। अब क्या होगा, अब इसके अंदर क्या जाएगा, करंट जाएगा, और करंट भी कैसा होगा, चेंजिंग करंट, क्योंकि अल्टरनेटिंग ईएमएफ है तो करंट भी अल्टरनेटिंग ही होगा। ठीक है, तो ईएमएफ की वैल्यू कितनी है हमारे पास, इज गिवन बाय E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, इक्वेशन नंबर 1। फिर आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है हमारे पास, क्या एक प्रॉपर्टी आपने ये पढ़ी है कि एक होता है इंडक्शन। इंडक्शन मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या होता है, जब किसी भी कॉइल में से क्या चेंज होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, तो उस कॉइल के अंदर क्या बन जाता है, एक ईएमएफ बन जाता है, और वो ईएमएफ अपने बनने का अपोज करता है, जिसको आपने एक टॉपिक पढ़ा था, लेंज लॉ। प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नाम से चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट आपको मिल जाएगा। तो हमने ये देख लिया कि जब भी हम इस इंडक्टर के अंदर से एक ऐसा करंट पास करेंगे जो चेंजिंग होगा, तो वो इंडक्टर भी अपने अंदर क्या बना लेगा, एक ईएमएफ बना लेगा, और वो अपना ईएमएफ जो बनाएगा इस तरह से बनाएगा कि वो अपने बनने का अपोज करेगा। और उसके बनने का कारण क्या है, उसके बनने का कारण है बाहर का ईएमएफ, जिसकी वजह से करंट बना। तो कुल मिला के होगा क्या कि वो ईएमएफ इस तरह से बनाएगा कि वो बाहर वाले ईएमएफ का क्या करने लगेगा, अपोज करने लगेगा। तो क्या हुआ, तो लिखा हमने एज वी नो व्हेन अ चेंजिंग करंट फ्लोज थ्रू अ इंडक्टर, यानी कि जब चेंजिंग करंट पास करते हैं किसी भी इंडक्टर के अंदर से, तो क्या होता है, एक बैक ईएमएफ जिसकी वैल्यू कितनी होती है, एल डी आई अपॉन डी टी। ये कैसे आती है, ये आती है इस तरह से। वहां पे आपने पढ़ा था कि ईएमएफ जो होता है डायरेक्टली डिपेंड करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के ऊपर, और प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे और एक कांस्टेंट लगाते हैं, दैट इज एल। एल इज द सिंबल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। ये आपने पढ़ चुका है आप, क्या E इज इक्वल टू माइनस में एल डी आई अपॉन डी टी। तो कुल मिला के जो ईएमएफ ये इंडक्टर बनाएगा वो कितना होगा, माइनस में एल डी आई अपॉन डी टी। इस सेट अप बन जाएगा विच अपोज द अप्लाइड ईएमएफ, जो आने वाले ईएमएफ का, जो जिस ईएमएफ ने उसको बनाया उसका क्या करेगा, वो अपोज करेगा। तो नेट ईएमएफ कितना होगा, देन द नेट इंस्टेंटेनियस ईएमएफ इज गिवन बाय, वो कितना होगा, एक ईएमएफ तो है वो जो आपने बाहर से लगाया हुआ, और एक ईएमएफ हो गया ये जो यहाँ पे बना, कौन, प्लस माइनस में एल डी आई अपॉन डी टी। तो नेट ईएमएफ इतना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ई माइनस में एल डी आई अपॉन डी टी इक्वल्स टू 0। तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ई इज इक्वल्स टू एल डी आई अपॉन डी टी। बट हमें यहाँ से क्या चाहिए, हमें तो करंट की वैल्यू निकाल लेना भाई। आपको ईएमएफ दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है इस टॉपिक में, करंट की वैल्यू तो फाइंड करनी। करंट की वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ से हम करंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। करंट कितना होगा यहाँ से अगर मैं निकालना चाहूँ तो जगह हमारा डी आई इक्वल्स टू ई इंटू डी टी अपॉन एल। हाँ के ना भाई, सिंपल डी टी इधर लिया है, एल नीचे लिया है, तो डी आई की वैल्यू आ गई। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। ये क्या है आपका, इक्वेशन नंबर 2। ये कैसी वैल्यू है, ये है आपकी स्मॉल करंट, लेकिन आपको क्या चाहिए, टोटल करंट चाहिए, यानी कि आपको यहाँ से डी हटाना है। तो क्या करते हैं हम, इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो क्या कर देंगे हम यहाँ पर, इंटीग्रेट बोथ साइड। क्या करेंगे हम यहाँ पे, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेट बोथ साइड, तो क्या होगा जरा ध्यान से देखिएगा, क्या इंटीग्रेशन करेंगे दोनों तरफ का, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई अपॉन एल डी टी। इंटीग्रेशन क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि हमें करंट चाहिए, और ये क्या है, ये इंस्टेंटेनियस करंट, यानी बहुत छोटा सा करंट बहुत छोटे से समय के लिए। तो हमें तो टोटल करंट की वैल्यू चाहिए, तो हमने आई की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या करा, इसका इंटीग्रेशन कर दिया। अगर बात करें ई की, जरा बताओ ई की वैल्यू कितनी है, ई नोट साइन ओमेगा टी है, तो यहाँ पे ई की वैल्यू रख सकते हैं। तो क्या करा हमने, बाय इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई की वैल्यू कितनी है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये हो जाएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन एल, और ये डी टी एज इट इज। अब क्या करना है, अब सिंपल इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ई नॉट तो कांस्टेंट है और एल भी कांस्टेंट है, तो दोनों बाहर आ जाएंगे। तो ये दोनों बाहर आ जाएंगे तो ये बन जाएगा आपका ई नॉट अपॉन एल। इंटीग्रेशन किसका हो गया, साइन ओमेगा टी डी टी का। साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है,
साइन का इंटीग्रेशन की अगर मैं बात करूं तो साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस। क्या मैथ्स वालों को पता होगा और बायो वालों को ये बात याद रखनी है क्या कि साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। ये इंटीग्रेशन है भाई, देखो ये तो रूल्स है इंटीग्रेशन में, ये तो वैल्यूज आती हैं तो इसको तो याद रखना पड़ेगा। तो मैथ्स वालों को तो ये याद होगा और बायो वाले इसको याद कर लेंगे। जो आप शीट बना रहे हो ना फॉर्मूलेज वाली, उसमें इसको भी ऐड कर देंगे। तो कुल मिला के साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा माइनस का कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। तो क्या होगा डी आई, डी आई का इंटीग्रेशन होता है आई, पता है कई बार कर चुके हैं। ई नॉट एज इट इज, एल एज इट इज। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कितना हो गया माइनस का कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। क्लियर? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, माइनस ई नॉट अपॉन एल ओमेगा कॉस ओमेगा टी। कुछ भी नहीं किया, बस माइनस बाहर ले लिया और एल के साथ ओमेगा की मल्टीप्लाई कर दी। अब जरा एक बात बताओ, अब यहाँ पे मैं एक छोटी सी ट्रिक्स यूज करने वाला हूँ। क्या? अगर आपने कभी मैथ्स में पढ़ा हो तो मैथ्स में एक फॉर्मूला होता है क्या, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, होता है ना। साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये एक फॉर्मूला होता है साइंस मैथ्स में। तो इसी फॉर्मूले का हम यूज करने वाले हैं। हमें पता लग गया कि कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा। तो यहाँ पे हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे साइन में। ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं? ऐसा इसलिए करना चाह रहे हैं कि इक्वेशन जो ईएमएफ की थी और जो करंट की है, हमें उन दोनों को कंपेयर करना है। और जब कंपेयर हम किसी चीज़ को करते हैं तो वे दोनों चीज़ सेम होनी चाहिए। भाई अगर मैं कहूँ आपसे किसी दो बंदों में कंपेयर करना है तो दोनों एक ही कैटेगरी के होने चाहिए ना। जब फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि भैंस ज़्यादा दूध देती है, ये वाली भैंस ज़्यादा दूध दे रही है, या फिर ये वाला कुछ भी कोई और जानवर ले लो, डॉग ले लो, गॉट ले लो, तो अब दोनों में कंपेयर क्या होगा? कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि एक अलग कैटेगरी की है, एक अलग कैटेगरी की है। तो दो कैटेगरी सेम होनी चाहिए ना, कि ये वाली भैंस ज़्यादा दूध देती है या ये वाली भैंस, तो दोनों भैंस होनी चाहिए। तो उसी तरह से हमें यहाँ पे करना है क्या कि ईएमएफ की वैल्यू कितनी है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। ई किस में? साइन में। तो हमें करंट भी किस में लाना है? साइन में। तो इसीलिए इस कॉस को साइन में कन्वर्ट कर रहे हैं। और वो हम कैसे कर रहे हैं? वो हम कर रहे हैं मैथ्स के ट्रिक का यूज करके। तो हमें पता चल गया कि कॉस थीटा किसको लिख सकते हैं, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे इस कॉस ओमेगा टी को लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ? कॉस ओमेगा टी, यानी कि इसका मतलब होता है साइन पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी। बस थीटा की जगह ओमेगा टी तो किया, बस ओमेगा टी भी तो एंगल ही है, तो ये हो गया। तो कुल मिला के कॉस ओमेगा टी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी। तो अगर ये लिख दें तो क्या होगा? देखो यहाँ पे I इज इक्वल्स टू, ये सब तो एज इट इज माइनस का ई नॉट अपॉन एल ओमेगा। लेकिन हाँ, कॉस ओमेगा टी क्या बन जाएगा? कॉस ओमेगा टी बन जाएगा साइन पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी। क्लियर? इस साइन की इस माइनस की मल्टीप्लाई अंदर कर दो तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ई नॉट अपॉन एल ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। भाई माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दी तो जो ओमेगा टी माइनस में था वो प्लस में बन गया, जो पाई बाय 2 प्लस में था वो माइनस में बन गया। अब क्या है? अब देखो यहाँ पे आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है ओम्स लॉ। क्या होता है? V इज इक्वल्स टू आई आर। अगर मैं यहाँ से I निकालना चाहूँ तो I कितना होगा? V अपॉन आर। V को हम लिख सकते हैं E, तो ये हो जाएगा E अपॉन आर। हाँ या ना? बिल्कुल हो जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ से हमने ये देख लिया, E के नीचे जो कुछ भी होता है वो क्या होता है? रेसिस्टेंस होता है ना। यानी कि E के नीचे जो कुछ भी आता है वो सब क्या होता है? रेसिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे E के नीचे कौन आ रहा है? ये X, ये आ रहा है L ओमेगा। तो ये होना हो ये कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होगा। तो मैं मान लेता हूँ, मैं पुट कर देता हूँ, पुट ओमेगा एल को हमने क्या कह दिया? XL। क्या कह दिया हमने? XL। अब ये XL क्या है? ये XL है आपका इंडक्टिव रेसिस्टेंस। क्या है आपका? इंडक्टिव रेसिस्टेंस। अभी बताऊंगा इसके बारे में भी इसी वीडियो के अंदर, टेंशन मत लो। इंडक्टिव रेसिस्टेंस। अब ये इंडक्टिव रेसिस्टेंस क्या होता है? ये वो रेसिस्टेंस है, वो रुकावट है जो कौन देगा? इंडक्टर देगा। कौन देगा? इंडक्टर। तो कुल मिला के नीचे जो L ओमेगा आ रहा था उसको हमने XL कह दिया, तो क्या हो जाएगा? सो वी गेट, हमें इक्वेशन कैसे मिल जाएगी? हमें मिलेगी I इज इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन एल ओमेगा की जगह क्या लिख सकते हैं? XL साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। क्लियर? अब E अपॉन XL, E अपॉन R,
ईएमएफ अपॉन रेसिस्टेंस क्या बन जाता है, करंट बन जाता है। तो ये भी तो ईएमएफ अपॉन रेसिस्टेंस ही है, क्योंकि एक्सएल क्या है, रुकावट ही तो है किसकी, इंडक्टर की, वो भी तो रेसिस्टेंस ही है। तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए अल्टरनेटिंग करंट पासिंग थ्रू द सर्किट कंटेनिंग ओनली इंडक्टर। यानी कि एक ऐसा सर्किट जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या है, आपका इंडक्टर है, उस इंडक्टर में पास होने वाले करंट की इक्वेशन ये होगी। तो कुल मिला के यहां से हमें क्या कंक्लूजन मिला, हमें कंक्लूजन ये मिला कि हमारा ईएमएफ कितना था, ये रहा, क्या था, E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। लेकिन करंट की इक्वेशन क्या आई है, करंट की इक्वेशन आई है I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। तो कुल मिलाकर इस बार दोनों के एंगल क्या है, अलग अलग। कैसे, ईएमएफ का एंगल है ओमेगा टी और करंट का एंगल है ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। यानी कि इस बार जो करंट होगा वो ईएमएफ से पाई बाय टू एंगल कहाँ चलेगा, पीछे चलेगा। पिछली बार आपने देखा था उसमें दोनों साथ साथ चल रहे थे, लेकिन इस बार क्या होगा, इस बार ईएमएफ आगे आगे चलेगा और करंट उसके पीछे पीछे चलेगा। और कितने एंगल से पीछे चलेगा, पाई बाय टू एंगल से पीछे चलेगा। तो कैसे लिखेंगे, वो कैसे बनेगा उसका डायग्राम, वो अभी देख लेंगे हम यहाँ पे। लेकिन फिलहाल आपको ये याद रखना है कि ईएमएफ क्या है, ईएमएफ तो चल रहा है और करंट उसके पाई बाय टू एंगल पीछे, क्योंकि दोनों के बीच में कितना फेज डिफरेंस है, यानी कितने एंगल का डिफरेंस है, पाई बाय टू का। और पाई बाय टू कैसा है, माइनस पाई बाय टू, यानी करंट क्या है, ईएमएफ से पाई बाय टू एंगल पीछे है। तो अगर यही बात हमें लिखनी है तो हम क्या लिखेंगे, आइए देखते हैं। तो क्या लिख देंगे इसके अंदर, Thus in pure inductive circuit the voltage lead the current by पाई बाय टू। यानी कि प्योर इंडक्टिव सर्किट में जो वोल्टेज होगी वो करंट से कहाँ रहेगी, पाई बाय टू एंगल आगे रहेगी। या फिर दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द करंट विल लैग बिहाइंड द वोल्टेज बाय पाई बाय टू। यानी कि या तो ये कह दो भाई, देखो ईएमएफ की इक्वेशन क्या आई है, ईएमएफ की इक्वेशन है ई नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट की क्या आई है, I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। इसका मतलब क्या है, जरा देखो यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो वोल्टेज होगी वो करंट से क्या रहने वाली है, पाई बाय टू एंगल आगे रहने वाली है। या फिर ये कह दो कि करंट जो है वो वोल्टेज से पाई बाय टू एंगल पीछे पे। देखो ना क्लियर, यहाँ पे E की वैल्यू क्या है, ओमेगा टी, I की वैल्यू क्या है, ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। तो इसका मतलब क्या है कि करंट जो है वोल्टेज से पाई बाय टू एंगल पीछे रहेगा। या तो ये कह दो, या ये कह दो कि वोल्टेज जो है वो करंट से पाई बाय टू एंगल आगे रहेगी। बात एक ही है, ठीक है ना। दैट इज द वोल्टेज अटेन द मैक्सिमम वैल्यू ए क्वार्टर ऑफ साइकिल अर्लियर देन करंट। यानी कि जो वोल्टेज होगी वो करंट से क्वार्टर साइकिल क्या रहेगी, आगे रहेगी। यानी क्वार्टर साइकिल का मतलब क्या होगा, अभी मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा, फिलहाल आप इस लाइन को याद रख सकते हैं। तो अगर हमें यहाँ पर इस टॉपिक को लिख के आना हो तो आप ये सब कुछ इसके अंदर लिख कर आएंगे। अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है इसके दो डायग्राम। एक तो इसका ग्राफ वाला डायग्राम देखना जो आपका रिप्रेजेंटेशन है, और दूसरा देखना है इसका फेजर डायग्राम। तो आइए देखते हैं। तो जैसे कि हमने देख लिया कि हमारे पास ईएमएफ की वैल्यू कितनी होती है, E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट की इक्वेशन क्या आई है अभी हमारे पास, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। तो क्या मतलब, सपोज किया कि हमारे पास एक ग्राफ बना रहे हैं हम, क्या कि ये जो आपको दिख रहा है ना कंप्लीट लाइन, डॉटेड नहीं, जो दूसरी लाइन है ये क्या है आपकी ईएमएफ को रिप्रेजेंट कर रही है, जिसमें ये वैल्यू क्या है आपकी पीक करंट, क्या है आपका सॉरी पीक वोल्टेज, ये हो गया आपका ई नॉट, ठीक है। इसकी इक्वेशन कितनी होगी, अभी तो पता है, ये इक्वेशन कितनी है, ई नॉट साइन ओमेगा टी, क्लियर। अब करंट कहाँ होगा, करंट होगा इससे पाई बाय टू एंगल पीछे, तो यानी कि इससे पाई बाय टू एंगल पीछे, यानी कि इधर की तरफ। तो कहाँ है, ये रहा, ये वैल्यू है हमारी आई नॉट माइनस का आई नॉट, ठीक है। तो ये जा रहा है आपका करंट, ये डॉटेड लाइन आपको क्या रिप्रेजेंट कर रही है, करंट को रिप्रेजेंट कर रही है। इसकी इक्वेशन कितनी होगी, इसकी इक्वेशन होगी आपकी आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू, यानी कि पाई बाय टू एंगल पीछे चलेगा। क्या मतलब, देखो ध्यान से, सपोज करो यहाँ पे इस पॉइंट पे, यहाँ पे इस पॉइंट पर ईएमएफ कितना है, जीरो,
बस दिख रहा है ईएमएफ का ग्राफ देखो, ईएमएफ कितना है 0, लेकिन इसी पॉइंट पर करंट कितना है मैक्सिमम, यानी कि इस पॉइंट पर करंट कैसा है मैक्सिमम। चलो कोई नहीं आगे चलते हैं। इस पॉइंट पे ईएमएफ कितना है 0, लेकिन अगर बात करें इसी पॉइंट पे हमारा करंट कितना है हमारा, अगर हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करें सही से थोड़ा सा, तो इसी पॉइंट पे हमारा करंट कितना है मैक्सिमम। करंट कैसा है हमारा, सॉरी मिनिमम, यानी कि ईएमएफ कितना है मैक्सिमम और करंट कितना है 0। आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे देखा तो क्या, यहाँ पे इस पॉइंट पर ईएमएफ कितना है हमारा 0, लेकिन करंट कैसा है मैक्सिमम, यानी कि जिस जगह हमारा करंट 0 है उस जगह ईएमएफ मैक्सिमम है, जिस जगह ईएमएफ मैक्सिमम है उस जगह करंट 0, यानी कुल मिलाकर दोनों में क्या हो रहा है, ऐसा हो रहा है कि एक बार एक मैक्सिमम फिर दूसरा मिनिमम, दूसरा मैक्सिमम पहला मिनिमम, इस तरह चल रहा है। और ये कितने टाइम में हो रहा है, ये टाइम कितना होता है, ये होता है T/4। क्यों, क्योंकि कंप्लीट साइकिल कितने टाइम में चलता है, T टाइम में, तो ये T/4 टाइम हो गया, आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था आपको। तो कुल मिला के हर T/4 टाइम बाद, हर T/4 टाइम बाद क्या हो रहा है, एक तो अपनी मिनिमम वैल्यू को ले रहा है और दूसरा अपनी मिनिमम वैल्यू को, मैक्सिमम वैल्यू को ले रहा है। दूसरा अगले T/4 में दूसरा अपनी मिनिमम वैल्यू को ले रहा है, तो पहला अपना मैक्सिमम वैल्यू को, यानी कि इस तरह से हो रहा है कि एक पर्टिकुलर टाइम, अगर हम सपोज करूं 0 से लेके T/4 में, तो क्या हो रहा है, ईएमएफ तो अपनी मैक्सिमम वैल्यू को ले रहा है और करंट अपनी मिनिमम वैल्यू को ले रहा है। अगले T/4 से लेके T/2 समय, यानी कि अगले T/4 में क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है, ईएमएफ अपनी मिनिमम वैल्यू को ले रहा है और करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू को ले रहा है। यानी कुल मिला के क्या हो रहा है, हर T/4 टाइम बाद एक अटेन कर रहा है मैक्सिमम वैल्यू, दूसरा अटेन कर रहा है मिनिमम वैल्यू। फिर अगले T/4 बार एक अगेन जो मिनिमम कर रहा था वो मैक्सिमम कर रहा है, जो मैक्सिमम कर रहा था वो मिनिमम कर रहा है। तो यही तो लाइन लिखी हुई यहाँ पे, क्या, द वोल्टेज अटेन द मैक्सिमम वैल्यू एक क्वार्टर साइकिल T/4, यानी कि क्वार्टर साइकिल T/4 समय में वोल्टेज क्या कर रहा है, अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अटेन कर रहा है, किससे, करंट से पहले, करंट से पहले, नहीं करंट π/2 एंगल पीछे आ रहा है और ईएमएफ π/2 एंगल आगे जा रहा है। ठीक है, तो ये हुआ। अगर बात करें इसके फेजर डायग्राम की, तो फेजर डायग्राम क्या होगा, आइए देखते हैं। फेजर डायग्राम आपको पहले वाले सर्किट में बनवाया था, जिसमें आपने पढ़ा प्योर रेसिस्टिव सर्किट। उसमें क्या पढ़ा था आपने, ऐसे पढ़ा था ना कुछ, सपोज करो ये जा रहा है आपका ईएमएफ, कौन है, E0। क्या इक्वेशन होती है इसकी, अभी बताइए, E0 साइन ओमेगा टी, ये एंगल कितना होगा ओमेगा टी। अब करंट कहाँ है, करंट तो इससे π/2 एंगल पीछे है ना, तो π/2 एंगल पीछे, ये रहा ओमेगा टी, यानी कि ये एंगल कितना है ओमेगा टी, इस ओमेगा टी से π/2 एंगल पीछे, तो कहाँ मिलेगा, ये रहा I0। ये इक्वेशन क्या है आपकी, ये आपकी I0 साइन ओमेगा टी माइनस π/2, यानी कि करंट कहाँ चल रहा है, करंट इस ईएमएफ से π/2 एंगल पीछे चल रहा है। ठीक है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये दिस एंगल इज π/2। क्यों, देखो यहाँ पे ये ईएमएफ है ना, कितने एंगल पे, ओमेगा टी पे, तो इस ओमेगा टी से π/2 एंगल पीछे भेजना है, क्योंकि ओमेगा टी माइनस π/2 है, तो इस ओमेगा टी से π/2 एंगल पीछे, यानी कि यहाँ पे आके बन जाएगा हमारा करंट, जिसकी इक्वेशन क्या है, I0 साइन ओमेगा टी माइनस π/2। तो ये होगा हमारा क्या, ये होगा प्योर रेसिस्टिव का फेजर डायग्राम। क्या है आपका फेजर डायग्राम, किसका, प्योर इंडक्टिव सर्किट का। तो ये सब कुछ आपको करना है इंडक्टिव सर्किट के अंदर। अब यहाँ पे इस डायरेक्शन को करते समय हमारे पास एक शब्द आया था जिसका नाम हमने पढ़ा था एक्सएल, और इस एक्सएल को कहा था आपने इंडक्टिव सर्किट। अब ये सॉरी इंडक्टिव रेसिस्टेंस। अब ये क्या होता है, जरा एक बार इसको देख लेते हैं, फिर हमारा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो क्या होता है हमारा इंडक्टिव रेसिस्टेंस। अब इंडक्टिव रेसिस्टेंस देखो नाम से क्लियर है, इंडक्टिव रेसिस्टेंस का मतलब क्या है, रेसिस्टेंस किसका, इंडक्टर का, तो उसका नाम दे दिया इंडक्टिव रेसिस्टेंस। तो क्या हुआ, द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए इंडक्टर इन द फ्लो ऑफ एसी इज कॉल्ड इंडक्टिव रेसिस्टेंस। किससे डिनोट करते हैं, एक्सएल से। अगर आपको याद हो अभी जब हमने डेरिवेशन करी थी तो वहां पे हमने पुट किया था, क्या पुट किया था, जब देख सकते हो आप जाके, वहां पे हमने पुट किया था किसको, ओमेगा एल को हमने किसके बराबर पुट किया था, एक्सएल को, और वहीं पे लिखा था कि एक्सएल ही क्या है आपका,
इंडक्टिव रेसिस्टेंस। तो क्या है, एज वी हैव, हमारे पास फॉर्मूला आ चुका था पहले ही, एक्सएल इक्वल्स टू ओमेगा एल। ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, अगर आपको याद हो एक फॉर्मूला मैंने आपको कहा था कि याद रखना, ओमेगा टी किसके बराबर होता है, 2 पाई के बराबर होता है ना। टी, क्या टी को हम ऐसे लिख सकते हैं भाई, क्योंकि टाइम क्या होता है, टाइम होता है हमारा, सॉरी फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होती है हमारी 1 अपॉन टाइम। तो टाइम कितना होगा, 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो टाइम को लिख सकते हैं हम ओमेगा अपॉन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2 पाई। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ओमेगा किसके बराबर होता है, 2 पाई म्यू के बराबर होता है। तो कुल मिला के ये फॉर्मूला होता है हमारा ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई म्यू। तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 पाई म्यू इंटू एल। ये वैल्यू होगी हमारी किसकी, XL की। दिस इज द वैल्यू फॉर XL। XL इज द इंडक्टिव रेसिस्टेंस, मतलब जो रेसिस्टेंस ऑफर करेगा कौन, इंडक्टर। यहाँ से अगर हम कंक्लूजन देखें तो हमें ये मिल रहा है कि जो XL है वो डायरेक्टली डिपेंड किसके ऊपर करता है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर। यानी कि अगर किसी करंट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो उसके लिए इंडक्टर की रुकावट भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और अगर किसी के लिए फ्रीक्वेंसी 0 होगी तो हमारी इंडक्टर की रुकावट भी उसके लिए कितनी होगी, 0 होगी। अगर मैं बात करूँ इसके ग्राफ की, तो ग्राफ में कैसा बनेगा, देखो अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे ग्राफ बनाने लगूँ, क्या ये जा रही है आपकी फ्रीक्वेंसी और ये जा रहा है आपका इंडक्टिव रेसिस्टेंस। तो क्या होगा, अभी तो देखा कि इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप कैसे डायरेक्टली है ना। तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर रेसिस्टेंस भी इंडक्टर का क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये हो जाएगा हमारा रिलेशनशिप ग्राफ बिटवीन एक्सएल एंड फ्रीक्वेंसी। अब आपने पढ़ रखे हैं दो तरह के करंट होते हैं, एक होता है एसी और एक होता है आपके पास डीसी। तो जरा देख लेते हैं डीसी और एसी के लिए कैसे काम करता है। हमें पता है एसी की फ्रीक्वेंसी कैसी होती है, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या था कि ऐसे करके कितने चक्कर लगा रहा है एक पर्टिकुलर समय में। तो एसी की फ्रीक्वेंसी तो हाई होती है। हम अपने इंडिया में बात करें तो हमारे इंडिया में ही करंट की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज, यानी कि 1 सेकंड में 50 बार वो ऐसे चक्कर लगा लेगा। तो एसी के लिए फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, हाई। तो एज वी नो द फ्रीक्वेंसी फॉर एसी इज हाई। फ्रीक्वेंसी की क्या वो सॉरी एसी की फ्रीक्वेंसी कैसी होती है, हाई होती है। अगर फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो क्या एक्सएल हाई नहीं होगा, भाई फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है एक्सएल। तो अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ज्यादा तो एक्सएल की वैल्यू ज्यादा, ड्यू टू विच द वैल्यू ऑफ एक्सएल फॉर एसी इज आल्सो हाई। तो एक्सएल की वैल्यू भी क्या होगी, एसी के लिए हाई हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि एसी जब आएगा तो एक्सएल की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। एक्सएल क्या है, रुकावट किसकी, इंडक्टर की। तो यानी कि रुकावट क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। और जब रुकावट बहुत ज्यादा होगी तो क्या करंट को फ्लो करने देगा, नहीं करने देगा। तो क्या होगा, hence it oppose the flow of AC through it। जिस वजह से वो क्या करेगा, अपोज करेगा, बहुत ज्यादा अपोज करेगा किसका, एसी का, और वो उसको जाने नहीं देगा। अब ऐसी बात करते हैं डीसी के लिए। तो डीसी के लिए क्या होता है, डीसी तो एक ऐसा करंट होता है जो अपनी वैल्यू को चेंज ही नहीं करता। और जब वो चेंज ही नहीं करता तो फ्रीक्वेंसी कितनी, 0। भाई फ्रीक्वेंसी का मतलब है कितना चेंज कर रहा है, और चेंज कर ही नहीं रहा तो फ्रीक्वेंसी कितनी, 0। तो क्या होगा, एज वी नो फॉर डीसी द फ्रीक्वेंसी इज 0। डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 0 होती है। ड्यू टू विच द वैल्यू ऑफ एक्सएल फॉर डीसी इज आल्सो 0। तो एक्सएल की वैल्यू भी कितनी होगी, 0। भाई अगर फ्रीक्वेंसी 0 तो एक्सएल भी 0। जिस वजह से क्या करेगा, इट अलाउज द डीसी टू फ्लो थ्रू इट। यानी कि वो डीसी को क्या कर देगा, अलाउ कर देगा कि हाँ भाई आप जा सकते हो। तो कुल मिलाकर कंक्लूजन क्या मिला कि जो ये एक्सएल होता है ना, जो ये एक्सएल होता है यानी कि इंडक्टिव रेसिस्टेंस जो होता है, ये एसी को तो अपने अंदर से फ्लो करने नहीं देगा और डीसी को अपने अंदर से फ्लो करने देगा। तो ये हमारा कंक्लूजन हुआ इसका, ठीक है ना। तो ये सब कुछ था हमारा कंप्लीट इंडक्टिव सर्किट के बारे में। इसको करने के बाद आपको इस टॉपिक से और कुछ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसको कंप्लीट डिटेल हमने डिस्कशन कर लिया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा, आपके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल हुई होगी। अगर आपके लिए वीडियो बेनिफिशियल हुई और आपको लगता है कि हाँ आपने सच में कुछ समझा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और जितना हो सकता है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। थैंक यू, जय हिंद।